अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई भी हतमी फैसला किए जाने के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में एक के सिवा तमाम निकात को मुस्तरद किया, जबकि मुसल्लह अफवाज में तैनातियों से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। जबकि हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम को लेकर डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ है कि NFC फार्मूले में तब्दीली और सूबाई खुद मुख्तारी से मुतल्लिक किसी मामले पर इत्तफाक नहीं किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, काफ लीग और दीगर इत्तेहादियों की हिमायत हुकूमत को हासिल है, लेकिन अभी तक बज़ाहिर हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। इसकी वजूहात क्या हैं? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहीं नरमी देखी जाएगी या हुकूमत मुसव्विदा तब्दील कर सकती है? ये तमाम मामलात गौर तलब हैं, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। गुफ्तगू का आगाज़ हसन साहब से कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि मासिवाए एक आर्टिकल 243 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम निकात से इनकारी है और कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, तो आपको क्या लगता है जहां हुकूमत को दीगर सियासी जमातों की हिमायत हासिल है, वहां क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुसव्वदे में कोई तब्दीली की जा सकती है? लास्ट मिनट में भी चेंजेस की जा सकती हैं, लेकिन बजाय देखें ये चीज से डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि हुकूमत इतना बड़ा मूव इनिशिएट ही नहीं कर सकती जब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में ना लेती। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्ट्रेंथ है, बिलखुसूस सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो 26 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात है। अब 26 अरकान जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं, और अगर बात की जाए तो जो ओपोजिशन अलायंस है उनके 29 सेनेटर्स हैं, तो यानी तकरीबन उनके साथ एट पार है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब 64 का मैजिक नंबर पूरा हो ही नहीं सकता अगर वो पाकिस्तान बाकी तमाम जमातें साथ आ जाएं। इवन के यानी आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर पूरी हमायत का ऐलान कर दे तब भी पीपल्स पार्टी के बगैर ये 27वीं आईनी तरमीम होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब इस सिचुएशन के अंदर जो हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम ला रही है, तो क्या ये मुमकिन है? मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था, क्योंकि ये मामला जो ड्राफ्ट था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ तो शेयर हो चुका था, लेकिन जब ये पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर गई है तो वहां पर जो है वो डाइसेंट वॉइसेस सामने आई हैं। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने देखा कि जी पीपल्स पार्टी के अंदर से जब आवाज उठी है तो फिर इसके ऊपर वो जो आप कह दें कि मौजूदा डेडलॉक आप उसको कह सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर मैं इस बात के हवाले से मुझे तो कोई इसमें शुबा नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम बिलखुसूस जो NFC आप कह रहे हैं, NFC के ऊपर भी इत्तेफाक राय हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियां होंगी। जिस तरह आप देखें कि वफाक को वापस कुछ महकमे आ रहे हैं, यानी तालीम हो गया या आबादी की जो मनसूबाबंदी है, इस हवाले से ये दो महकमे जब वापस वफाक के पास आएंगे तो फिर जो शेयर है सूबों का NFC के तहत उसको तो यकीनी तौर पर कट लगना है। अब वो कितना कट होगा, वो कट इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कम से कम वफाक के लिए एक ब्रीथिंग स्पेस जरूर होगी ऐसी सूरत हाल में जब फेडरल गवर्नमेंट ने IMF की जो जैकेट है उसको पहना हुआ है। ठीक है, यानी कि 11th आवर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं हुकूमत की तरफ से कि वो पीपल्स पार्टी को कन्विंस करे, क्योंकि उसके बगैर तो 27वीं आईनी तरमीम को अमली जामा पहनाए जाना नामुमकिन दिखाई देता है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आर्टिकल 243 पर कॉन्सेंट देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर निकात पर अपना कॉन्सेंट देने से इनकारी है, और क्या पीपल्स पार्टी को इसमें अपना कोई नुकसान दिखाई देता है? दुरुस्त फरमा रही है मुनीज़े, नुकसान दिखाई देता है। जो हसन अयूब समझदार आदमी हैं, उन्होंने जब जो फिगर कोट किए हैं बिल्कुल ठीक बात है। 64 की तादाद भी जो उन्होंने बताई है, और उन्होंने ये भी कहा है पीपल्स पार्टी के साथ मुमकिन नहीं है उनके बगैर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि MQM और काफ लीग समेत दीगर तमाम इत्तेहादियों ने हुकूमत को तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह आएगा कि अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम, ओ भाई चीज़ें मशरूत होती हैं, इस तरह नहीं होता।
आपको याद होगा वो बड़ा टीवी पे चल रहा था, आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम वो जनाब तब्दील की, चौधरी अनवारुल हक नाम था उनका। हाँ, क्या फरमा रहे हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, वो जनाब चेंज हो गए अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में, और आज़ाद कश्मीर में वो सड़कों पर अवाम आगे कंट्रोल नहीं हो गया। आज कई दिन हो गए मुनीसे, वो सारी चीज़ें वही की वही हैं, वही आज़ाद कश्मीर की असेंबली, वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वही जनाब आज़ाद कश्मीर का अनवारुल हक साहब। नहीं, ऐसे नहीं होता। अब वो दौर नहीं रहा कि एक दौर होता था कि सूबे जो हैं वो जनाब 40% जनाब लगाते हैं, 60% ये सूबा खा जाता है, ये दूसरा सूबा जो है ये 80% लगाता है और 20% खा जाता है। अब नहीं ऐसे, अब सबको काम करना है। अब जिसने भी हुकूमत लेनी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अगर लेना है तो उसके बदले में पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी बहुत नुकसान में रहेगी और मेरी समझ से बाहर है कि ये चंद चीजें ऊपर नीचे तो हो सकती हैं कि ये 27वीं तरमीम ने होना है, इसी माह होना है। और मैं समझता हूं होने में रुकावट होनी ही नहीं चाहिए मुनीज़े। अगर आप इस्लाम को देख ले, इस्लाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल का हल ढूंढते हैं, नाम इत्तेहाद करते हैं, तो इसी तरह अगर कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है हुकूमत में तो उसमें 27वीं, मैं समझता हूँ 27वीं के बाद ठीक कहते हैं फैसल वावडा, 28वीं भी आनी चाहिए अगर मुल्क के लिए बेहतर है। साहब आप वही बात कर रहे हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत के साथ साथ नई नई चीज़ें होती रहनी चाहिए। लेकिन हसन साहब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC के फैसले के बाद ये तवक्को की जा रही है कि कल सेनेट में मुसव्वदा पेश कर देगी, और इस पर अगर हम गौर करें तो क्या आपको लगता है कि सेनेट में जो अपोजिशन जमातें हैं, जो उनका कंसर्न है, जिनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी कानून साजी के अमल को बुलडोज कर रही हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? क्योंकि अपोजिशन के जो मसाइल हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको तो एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। देखिए, जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, इस पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए क्या ले रही है। क्वेश्चन तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को इससे क्या हासिल होगा। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम देखें तो जो NFC है, ये तो इमरान अहमद नियाजी साहब भी इस हवाले से मुतअद्दिद बार उनके जो है वो साउंड बाइट्स मौजूद हैं कि जिसमें वो फरमा रहे थे कि ये तो NFC का जो इन्होंने तकसीम की है, सूबे इतना शेयर ले जाते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को यानी डे टू डे को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अब जो कर्ज का बोझ जो जिस दलदल के अंदर जो है वफाक फंसता चला जा रहा है और इस वक्त झगड़ा जा चुका है, तो उससे बाहर निकलने के लिए NFC के हवाले से भी कुछ ना कुछ सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। ये नागुज़ीर है, वरना यानी ये मुल्क जो है वो प्रैक्टिकली चल नहीं सकेगा। एक चीज। दूसरा, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके हवाले से ये तो ब्रेन चाइल्ड ही जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं, ये उनका था। ये उन्होंने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वो लेकर आई थी। अच्छा, COD की सिग्नेटरी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी है, लेकिन इसकी इंडोर्समेंट उसके बाद जब लंदन के अंदर एक APC बुलाई गई थी, उस दीगर जमातें भी उन्होंने उसको इंडोर्स किया था। और एक बात मैं जो आपको पहले बताना भूल गया था कि जो अवामी नेशनल पार्टी है, उसने भी अपनी सारी की सारी जो हमायत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत से मशरूत की हुई है। काबिल एहतराम हसन अयूब साहब, इस वक्त जो आपने बातें की है, जितनी पेशन गोई की है और मुमकिन तौर पर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वहाँ तक तो बात ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हसन अयूब साहब के सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजों की उम्र की बलाई हद जो है वो 68 से 2 साल बढ़ाकर 70 तक करने की तजवीज़ है। एक तरफ तो ये तजवीज़ आ रही है, दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो JUI के रहनुमा गफूर हैदरी साहब फरमा रहे हैं कि हमें तो अभी तक मसवदा ही नहीं मिला, हमें ड्राफ्ट ही नहीं पता है क्या। आप इस सारी चीज़ों को बहुत करीब से इस्लामाबाद में बैठकर देखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ खफा है, किस नज़र से देखते हैं ये सियासतदानों को? देखिए, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान हमेशा आप देख लेंगे वो सियासत करते हैं, सियासत के बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं। मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जितना गेन किया था, मौलाना की तो ख्वाहिश यही है कि उसी तरीके से वही एपिसोड रिपीट हो। लेकिन इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जो वोट्स हैं उनकी उतनी जरूरत नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादी जमातें साथ आती हैं तो फिर वो जो मैजिक नंबर 64 का है, बल्कि उसको क्रॉस करके 65 का नंबर होता है। जब 65 उनके पास ऑलरेडी वोट्स मौजूद हो और नेशनल असेंबली के अंदर भी वो बासानी यानी मौलाना की वोटों के बगैर अगर आईनी तरमीम पास कर सकते हैं, तो वो मौलाना के साथ
एक रवायती अंदाज के अंदर मशावरत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से मौलाना के जो घर की रौनकें हैं वो उस तरीके से बहाल नहीं की जा सकती जो कि 1 साल पहले थी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो इसमें थोड़ी सी तस्सीह मैं करना चाहूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की रिटायरमेंट एज है वो 65 है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी जो जिसको प्रपोज किया गया है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाया जा रहा है, एक तो ये देख लें कि ये सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के ही मुकाबले का एक आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। ठीक है। और उसके अंदर जो रिटायरमेंट की एज रखी गई है वो 68 है, यानी 3 साल का इजाफा है। ये 70 वाला फिगर जो है ये आई डोंट नो कहाँ से आ गया है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, 68 की इन्होंने जो है वो एज लिमिट रख दी है रिटायरमेंट की। दूसरी चीज ये है कि जो हाई कोर्ट्स हैं इनके जो पैरेलल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील नहीं दी जा रही, और इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर अपनी रजामंदी और हसन साहब, आपकी राय आ गई है। इस तो सेनेट में अपोजिशन की जो जमातें उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी और इख्तियार को मजीद कम किया जा रहा है। कई सवालात उनकी जानिब से उठाए गए हैं। वो कहते हैं आईनी, कानूनी, इखलाकी तमाम किस्म के जो तकाजे थे उसको पामाल किया जा रहा है और हमसे तो कुछ शेयर भी नहीं किया जा रहा है। इस तरह कई सवालात उठ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कल के रोज़ जब ये मुसव्वदा पेश किया जाता है तो उस पर क्या होता है, क्या आरा सामने आती हैं। क्योंकि अभी हसन अयूब साहब भी यही फरमा रहे थे कि हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने में नाकाम हो जाती है तो ये मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे बिहार के इंतखाबात में जो तमाशा लगा और जिस तरह वहाँ पर अवाम सड़कों पर निकले और उन्होंने मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वोट चोर, गद्दी चोर, गाड़ी पर जूता फेंका गया, यहाँ तक के गोबर भी गाड़ी पर फेंक दिया गया। बिहार इलेक्शन में बहुत कुछ देखने में आया है, जबकि वाज़ेह तौर पर यह कहा जाए अगर कि नरेंद्र मोदी ने बिहार इलेक्शन स्कोर करने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का बयानिया बनाया और फिर इस नैरेटिव को कैश करने की कोशिश की तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जो नोटम जारी किया गया था भारत की जानिब से उसके मुताबिक 10 नवंबर तक भारत अपनी मशकों को जारी और सारी रखेगा। और ये वही वक्त था जब बिहार में इलेक्शंस हो रहे थे। जहां तक इंतखाबात की बात है तो बिहार के लोग घरों से निकल पड़े हैं और नई सरकार के चुनाव में अपना हिस्सा डालते दिखाई भी दे रहे हैं। भारतीय मीडिया की अगर बात की जाए तो अवाम तब्दीली चाहती है, जो कि पहले मरहले में रिकॉर्ड टर्न आउट की सूरत में हमें नजर भी आई। साबिक वजीर आला लालू प्रसाद की बात कर लें तो वो ये कहते हैं कि तवे पर रोटी पलटते रहना चाहिए, अगर ना पलटी जाए तो जल जाती है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे बिहार इलेक्शंस के हवाले से, एक तरफ आप देखें कि मोदी की जानिब से वॉर नैरेटिव बिल्ड किया गया और दूसरी तरफ बिहार इलेक्शंस को कैश करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के अवाम भी सड़कों पर निकले क्योंकि वो नई सरकार देखना चाहते थे। और हमेशा की तरह से मोदी की जानिब से जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता था, तो आपको क्या लगता है क्या वो नैरेटिव अब की बार बिहार इलेक्शन में सेल होते देखा है आपने? देखिए जी, इंडिया के अंदर एक तो बात पक्की है कि वहाँ पे एंटी पाकिस्तान का चूरन बिकता है और मोदी साहब इसके माहिर हैं और बीजेपी भी माहिर है इस चूरन को बेचने के लिए। सो उनकी तो कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान को मिलाइन करें, सेबर रेटलिंग करें, ताकि ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों की जो है ना वोटों को माइल किया जाए उनकी तरफ और उनकी पार्टी की तरफ। लेकिन अगर आप देखें कि मोदी साहब की असल हकीकत क्या है, असल हकीकत तो इस वक्त सारा हिंदुस्तान जानता है कि इन्होंने उनको बुद्धू बनाया हुआ है और ये जो है उनको हिंदुत्वता के जो उनका झंडा है उसके पीछे इनको लेके वो फिर रहे हैं और वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के उनके ख्यालात हैं। और आप देखें कि अभी भी वो ये नारा लगा रहे हैं कि जी मैं जिस चीज़ का वादा करता हूँ मैं वो वादा पूरा करता हूँ, जिसमें वो 370 की बात करते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जिसमें वो जो है इलेक्शंस की बात करते हैं, ये इसका राम टेम्पल की बात करते हैं।
तो ये तो आप देखें कि उनके तो एजेंडे ही और हैं और ये वो वाली बातें हैं जो प्रोवोकेटिव हैं और जो कि लोगों को उकसाती हैं और ये जो है हेट की सियासत के ऊपर थ्राइव कर रहे हैं। तो उनका तो काम ही है कि ऐसा माहौल बनाओ जिसके अंदर लोग जो हैं वो गुस्से में रहें, तैश में रहें और वो उसके ऊपर कैश करते हुए अपने वो इलेक्शन जीत जाएं। और इन्होंने ये पहले भी ये काम किया था, इलेक्शन जीतने की कोशिश की थी वॉर का माहौल बना के, अभी ये दोबारा से वो बना रहे हैं। अब आप देखें वो जो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं त्रिशूल, और फिर इनके राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो जिस तरह की सरकरी की बातें कर रहे हैं, तो ये और फिर जी कि जी अगला अटैक जो होगा वो समुंदर की तरफ से होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जमा करके वो एक माहौल बना रहे हैं ताकि ऐसा फीलिंग दी जाए कि एक वॉर का माहौल है और इसी को वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें एक तरफ तो मशकें और दूसरी तरफ इंतखाबात, तो ये जो मशकें भारत की जानिब से की जा रही हैं, आपको क्या लगता है ये कोई टेम्परेरी सी वार्निंग देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, या फिर ये बात आई गई हो जाएगी कि इन्होंने मशकें की थी सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बिहार के इलेक्शन को स्कोर करना था? देखिए काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, बात सिर्फ ये है कि इस जगह पर इंडिया की गरीब तरीन 13 करोड़ आबादी वाली जो रियासत है, बिहार की रियासत, वहाँ इंतखाबात के पहले मरहले में 18 अजला जो हैं वहाँ पर जुमेरात को ये 6 तारीख को गुज़श्ता रोज़ ये वोटिंग पोलिंग हो गई। अब दूसरा मरहला जो है वो 11 नवंबर को है, यानी कि बिहार के इलेक्शन को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है, एक तो 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। अच्छा, 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ये उनके साथ उनकी मशकें भी जो है लुत्फ की बात है वो जारी कर दी गई हैं, जिसका नाम निहाद ऑपरेशन त्रिशूल ये नाम रखा है। कभी सिंदूर रख देते हैं माथे पे, कभी त्रिशूल रख देते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ मिलने वाली जो फतह है बिहार में वो बीजेपी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि जो इम्कानात जो इलेक्शन में आने वाले भारत को मिलने हैं वो तो सारे के सारे मेन रियासत बिहार से यहाँ से टेम्पो बनना है। लिहाजा एट एनी कॉस्ट भारत पागल हुआ है कि किसी तरह बिहार में वो इलेक्शन जीत ले। लेकिन मैं इस मौके का फ़ायदा लूँगा क्योंकि एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ हैं। तो एयर मार्शल साहब, आप हमें ज़रा ये मेरे नाज़रीन को रहनुमाई फरमा दे कि एक तरफ भारत जो है ऑपरेशन त्रिशूल नामी जंगी मशकें कर रहा है और ये मशकें जो है रियासत गुजरात और राजस्थान के इलाके में हो रही हैं। इस मौके पर उनकी तमाम फौज इकट्ठी हो गई है, मसलन T-90 जंगी जो टैंक हैं और इनका जो राफेल और 30 फाइटर जेट, हर चीज़ इन्होंने वहाँ पर लगा दी है। तो अगर आपको याद हो, मुझे भी याद है कि 2 साल कबल भारत ने जब एक दफ़ा ब्रह्मोस पाकिस्तान पर फायर कर दिया था, अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी फिर उन्होंने, मुनीज़ा याद है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने माजरत, उन्होंने कहा था जब एहतजाज किया तो उन्होंने माजरत कर ली और जी गलती न चल गया है। ओ भाई, मैं एयर मार्शल साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जंगी कशीदगी सूरत हाल है, कोई खुदा ना खासा गलती से ही इस मौके पर कोई चीज़ इधर आ गई तो इधर से तो ऑलरेडी भरपूर तैयारी है, तो ये तो जंग शुरू हो जाएगी। एयर मार्शल साहब, आप किस नज़र से देख रहे हैं इस अहम मौके को जनाब? जी, असल में ना पहली तो बात यह है कि बिहार जो है उसका डिस्टेंस आप देखें, जहाँ पे ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बहुत दूर है। इस तरह इसकी फ़ौजी सिग्निफिकेंस तो कोई उस तरह नहीं बनती डायरेक्टली बिहार के साथ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है और इसको सेबर रेटलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस एक्सरसाइज को। तो ये तो डेफिनेटली वो इंडिया एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो वहाँ पे ऐसा एक माहौल क्रिएट करें बिहार में कि जी जो मोदी गवर्नमेंट है वो बड़ी अग्रेसिव है और वो उनके जो आइडियल्स हैं उनकी पार्टी के, हिंदुत्व के और इस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के ख्यालात हैं उनको वो प्रमोट करने में कामयाब होंगे। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये याद रखें कि इंडिया के अंदर इस वक्त उनके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं आ गई जिसकी वजह से वो हमारे साथ जंग कर सके। अगर आप देखें तो जब ये संदूर ख़त्म हुआ था तो संदूर ख़त्म होने के बाद आप देख लें उस दिन से लेके आज तक इंडिया की ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जो बढ़ गई है। पहली चीज़ तो ये थी कि उनको जिस एयरफोर्स के ऊपर और राफेल के ऊपर नाज था और S-400 पे नाज था, या पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको खाक में मिला के रख दिया।
आप देखें कि 7 जहाज़ और 1 ड्रोन पहले दिन ही इन्होंने गिरा दिए और हमारे बहादुर पायलटों ने एक बहुत अच्छा कारनामा किया और एक बहुत काबिल एहतराम आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो त्रिशूल है वो तो जनाब मोहतरम रियासत गुजरात और राजस्थान के इलाकों में कर रहा है। इस मौके पर कोई खुदा ना खासा हादसा ना हो जाए, ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए जी, जंगी मशकें जो होती हैं वो सिर्फ ऐसे मौक़ों के ऊपर जिस वक्त आप उसको कैश ऑन कराना चाहते हैं तो वो की जाती हैं, जिस तरह मिसाइल टेस्ट होते हैं, जंगी मशकें होती हैं, अग्रेसिव आपकी बॉर्डर मॉनिटरिंग होती है। तो उसको अगर आप देखें तो मैंने जिस तरह आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि वो वहाँ पे करना चाहता है और राजनाथ सिंह ने भी ये एक स्टेटमेंट दी थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये इंडिया के अंदर ये एक खुशफहमी है कि वो समुद्र से हमारे पे अटैक कर सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारी नेवी भी बड़ी वेल प्रिपेयर्ड है और पाकिस्तान एयरफोर्स उसकी सपोर्ट के अंदर बिल्कुल उनके शाना बशाना खड़ी है। और मैं आप देखें जब ये संदूर हुआ था तो बहरी, बर्री और फजाई अफवाज और उनकी सलाहियतों की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप जरा इस बात पर भी रोशनी डालें, थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करके दें हमारे नाजरीन को कि भारत का डिफेंस बजट तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। तो फिर क्या ये डिफेंस बजट, अगर आप बात करें बजट की मद में, ये ज़्यादा होना ज़रूरी है या फिर स्मार्टनेस होना ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान का जो बजट है जितना भी है भारत के मुकाबले में, लेकिन महारत पाकिस्तान की अफवाज के पास ज़्यादा है। जबकि अगर हैवी लोडेड आर्टिलरी की बात करें, S-400 की बात करें, राफेल की बात करें, तो ये तो भारत के पास है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने ज़रूर चबवाए थे। तो आप क्या देखते हैं, स्मार्ट अप्रोच देखते हैं या फिर क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से आप बात करना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, ये जो है संदूर के दौरान जो हमारा मार्के हक था, उस जंग में जब हम मई में इनके साथ लड़े तो एक चीज़ जो थी पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रूव की कि खाली जो है वो जहाज़ या मिसाइल्स ये नहीं जंग जीत सकते, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है। और आजकल की दौर के अंदर मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो हैं वो एक बहुत मुस्बत रोल प्ले करते हैं एक कंट्री की विक्ट्री के लिए। जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए, आर्मी ने हमारे अपने मिसाइल दागे उनके ऊपर। आप देखें कि ये एक ऐसी जो थी कॉम्बिनेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान आर्मी की, जिससे हम इंडिया के ऊपर हावी हो गए। आप एक देखें, 1 घंटे के अंदर अंदर जब उनके 7 जहाज़ 1 ड्रोन गिर जाए तो वो तो एयरफोर्स हिल के रह जाती है। और 2 दिन तक उसके बाद इंडियन एयरफोर्स उड़ नहीं सकी और उस उड़ने के काबिल भी नहीं थे। और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि 2 दिन के लिए हमने अपनी जो है वो एयरफोर्स को डाउन कर दिया। तो हमारे यहाँ तो आप देखें कि हमारी जो लीडरशिप है आर्मी की, एयरफोर्स की, वो इतनी मजबूत और बहादुर है कि उन्होंने तो डट के इंडिया का मुकाबला किया। आप देख लें कि हमारे चीफ ने, जिन्होंने एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने जो हमारी एयरफोर्स को तैयार किया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की रिजीम के अंदर, जिसके अंदर साइबर भी थी, स्पेस भी थी, EW भी थी, ये सारी चीज़ों जब हावी हुई इंडियन एयरफोर्स के ऊपर और इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर, और स्पेशली जो साइबर अटैक्स जो हमने उनकी इंस्टॉलेशंस पे किए, उनकी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर किया, उनकी बिजली बंद हो गई, उनके बहुत सारे जो सिस्टम थे वो नकारा बना दिए गए। जब आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए फिर बजट नहीं रोल प्ले करता, फिर आपकी लीडरशिप होती है, आपकी विजन होती है, आपकी डॉक्ट्रिन होती है, वो आपको जंगें जिताती है। और आपकी जो है ये मई की जंग जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने जीती, वो आपके मल्टी डोमेन ऑपरेशन की एप्लीकेबिलिटी थी, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर हावी रहे। काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, कभी 5 फिर 6 7, ट्रंप ने तो 8 कर दिए। मैं मानता हूं कि भारत हमारा हमसाया मुल्क है और हमने अगर इतनी बढ़तरी हासिल कर ली है तो थोड़ा सा इखलाकी तौर पर भी उसको मार्जिन देना चाहिए, हमें 5 तक रखना चाहिए। लेकिन ट्रंप 8 पे चला गया, हमारा क्या कसूर है? आज कोई असल तादाद बताएं, हमने राफेल के कितने राफेल मारे हैं, कहानी क्या है? ये जी देखें, ट्रंप साहब की तो मर्जी है, जितने मर्जी गिरा दें, 8 गिरा दें, 10 गिरा दें, लेकिन हमने जो है उनके साथ ही गिराए हैं और 1 ड्रोन गिराया है, तो आप उसको 8 कह सकते हैं। और ये और भी हो सकते थे। ये आपको मालूम ही होगा, जिस तरह के पहले भी बताया गया कि पाकिस्तान तो एस्केलेशन के लेडर पे चढ़ना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने अवॉइड की एस्केलेशन लेडर, और ये भी हिंदुस्तान को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उनके ऊपर हाथ हल्का रखा।
और ये जब संदूर 2 की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनको पता है कि अब अगर ये दोबारा से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि इनको समझ नहीं आनी। और उनको मालूम भी है ये, बस ये जो है ना एक्सरसाइज की हद तक ही हैं और कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम जो है समुंदर से अटैक कर देंगे। भाई आपके पास भी तो मौका था ना समुंदर से अटैक करने का, जब संदूर हो रहा था तो संदूर में आपने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला और वापस भेज दिया, आप उसको लेके आगे ही नहीं आए। क्यों नहीं आ गया है? क्योंकि इनको पता था कि हमारी नेवी भी तैयार बैठी हुई है और एयरफोर्स को भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर ये इससे कोई मस्ती करने की कोशिश की तो फट इसको डबो दो। और ये उनको मालूम है कि अगर एक कैरियर डूबता है तो उसके बाद तो ये दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अभी तो फिर भी मोदी साहब अपना मुंह दिखा देते हैं अपने टीवी के ऊपर और दूसरे मुल्कों में जाते नहीं हैं वो इस कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अभी अगर करें ना ये मैं तो कहता हूँ कि ज़रा ट्राई करके देख लें, अगर इन दिनों में तेल है तो आएँ फिर और मुकाबला करें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिम सलमान साहब। बात यही है कि भारत की जानिब दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से जो मोदी मुखालिफ आवाज़ें उठ रही हैं वो आवाज़ें किस तरह से बंद की जाएंगी नरेंद्र मोदी की जानिब से? क्योंकि कांग्रेस के रहनुमा तो ये कहते हैं कि बिहार के जो नताइज हैं उससे पूरे मुल्क में होने वाले इंतखाबात को अगर कंपेयर किया जाए तो वो असरअंदाज हो सकते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पर नायब वज़ीर आला हैं विजय सिन्हा, अगर उनकी बात की जाए तो अवाम ने खूब गुस्सा निकाला है उनके ऊपर, गाड़ी पर जूता फेंका, गोबर फेंकी, वोट चोर और गद्दी चोर के नारे भी लगाए हैं। तो अवामी फैसला आपके सामने है, भारतीय मीडिया क्या कह रहा है वो भी आपके सामने है। आलमी मंजरनामे पर एक और डेवलपमेंट हुई है, अब्राहम अकॉर्ड में कौन सा मुल्क शामिल हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। पहले और दूसरे दौर बेनतीजा रहे हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है और वो ये कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुतालबात मानने से इनकारी है। क्या तीसरा दौर नतीजा खेज़ होगा? और ट्रंप की जानिब से ये ऐलान कि काज़ाकिस्तान इसराइल को कबूल करने जा रहा है, क्या काज़ाकिस्तान के इस फैसले से दीगर इस्लामी ममालिक पर सफारती असरात मुरतब होंगे? ये तमाम मामलात गौर तलब हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सफारतकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि काज़ाकिस्तान की जानिब से अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत का कहा जा रहा है और अमरीकी सदर बाज़ाब्ता खुद इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि काज़ाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये कहा जाए कि काज़ाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है और दीगर इस्लामी ममालिक भी क्या फिर इसको फॉलो करेंगे, इस इक़दाम को फॉलो करेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम पेशरफ्त है अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से। काज़ाकिस्तान एक अहम मुल्क है और रूस और जो मशरक़ जो वस्ती एशिया है उसके बिल्कुल दरमियान में है और उसकी आबादी का एक हिस्सा रूसी है, जो बड़ी तादाद है मुसलमानों की है, ख़ास तौर से उनके जनूब की तरफ। तो इसलिए ये कि उस मुल्क का जो ये ऐलान करना या शामिल होना वाकई दूसरे मुल्कों के ऊपर दबाव डालेगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मशरक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक सिवाय सऊदी अरब के पहले ही अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर उसमें यूएई है, ओमान है, उसके अलावा उर्दन है, फिर जो बहरीन है और जो वैसे जो अफ्रीका में जो है मोरक्को है, सूडान है, ख़ुद फ़लस्तीन जो है उसे तस्लीम करता है, यानी जो PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसे तस्लीम करती है, मिस्र तस्लीम कर चुका है। तो ये कोई ऐसी हैरत की बात नहीं होगी जो, और ना कोई इससे गैर मामूली दबाव बढ़ेगा। इलामती तौर पर ये अमेरिका के लिए बहुत अहम पेशरफ्त है और इसराइल के लिए। ताहम इसकी वजह से सऊदी अरब के ऊपर दबाव पड़ेगा और अगर सऊदी अरब भी आमादा हो जाता है, अभी हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर वो आमादा हो जाता है क्योंकि उसकी कुछ शराइत मुकम्मल नहीं हुई हैं और उसके अलावा जो 20 नुकाती फार्मूला था अमन का जिसके दूसरे दौर का आगाज़ होना है गज़ा से मुताल्लिक़, तो ये मुमकिन है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सऊदी अरब आमादा हो जाता है तो फिर जो है पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ेगा। लेकिन जो काज़ाकिस्तान के मानने की वजह से बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक।
काबिल एहतराम आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आपने भी फरमाया है कि बहरीन, मराकश, सूडान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह इन सब ने तस्लीम कर लिया, और आप काज़ाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी कर लिया। आपका एक नाम है सरदार साहब, और सफारतकारी के लिहाज से एक कद काठ रखते हैं माशाल्लाह। इस मौके पर हुकूमत को कोई तजवीज़ देना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और पाकिस्तान अभी तक तो गजा में वही जंग जारी है, लोग मर रहे हैं, मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, और ये प्रेशर पे प्रेशर डेवलप होता जा रहा है। इस मौके पर सरदार मसूद खान अगर गवर्नमेंट में होते तो हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को क्या मशवरा देते कि हमें अब कौन सी शतरंज की नई बिसात बिछानी चाहिए? सरदार साहब देखिए, एक तरीके से हमें एक सतह पे बल्कि जो है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो गर्मजोशी आई है और जो बेहतर हुए उसको महफूज रखना चाहिए, और किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हिंदुस्तान के मुकाबले में आपका कद काठ बढ़ा है सारी दुनिया में। उसके अलावा आपकी जो है बहुत सी सिफारती फतूहात आपको नसीब हुई हैं। मैं अस्करी फतूहात के से ऊपर जाके ये कह रहा हूँ। तो एक एतबार से ये तो पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको बरकरार रखना चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा उसे महफूज करना चाहिए। लेकिन अब जो मनाज़र, जैसा कि आप भट्ट साहब फरमा रहे थे कि जो मनाज़र हमने दुनिया की स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया की स्क्रीन्स के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखी हैं, और रियल टाइम रिकॉर्डिंग हुई है कत्लेआम की, तो और जो वहाँ लोग ज़ख्मी हैं, इमारतें मिसमार हैं, पूरे के पूरे खित्ते को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो इस वक्त जो एहतियात लाजिम है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ये नहीं कि पाकिस्तान के अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसमें जो हमारा दीन इस्लाम है और जो बैनुल अक़वामी क़वानीन का ज़ाब्ता है उसको भी मद्देनज़र रखना होगा। सर, मैं आपकी एक बात से इत्तफाक नहीं करती, लेकिन अगर आप उस पर मेरी रहनुमाई फरमाएं तो फिर हो सकता है कि मैं भी एनलाइटन हो जाऊं। जहां आप कह रहे हैं कि बेहतरीन सफारतकारी है, तो फिर आज हमारा पासपोर्ट हर साल की तरह इतना डी वैल्यू होकर क्यों हमें दिखाई दे रहा है? मैं अगर पिछले 5 साल की ही बात कर लूँ तो हमें उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप यही मवाजना चीन का करके देखें तो कई पोजीशन वो ऊपर चला गया है, यानी बेहतरी आई है उसमें। साथ ही साथ एक और सवाल है आपसे कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर हमारी डिस्कशंस फ्रूटफुल नहीं होती हैं तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान समझौता नहीं करेगा अपनी सिक्योरिटी पर, तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या होगा? पहले तो मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि जो मार्का हक के बाद मैं उन फतूहात का जिक्र कर रहा था, एक आपकी अस्करी फ़तह थी, दूसरी जो सफ़ारती मैदान में आपको कामयाबियाँ नसीब हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा वक्त लगेगा। आपकी मईशत के लिए भी नए दरवाज़े खुले हैं, और बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब तैयार है, अमेरिका तैयार है, बहुत से ममालिक जो पहले इस सिलसिले में बात नहीं करते थे। हमारा वाहिद सरमायाकार मुल्क जो था और पार्टनर था वो चीन था। अब दूसरे लोग भी जो है पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मिनरल्स, उसके अलावा जो दूसरे तेल के ज़खायर हैं, इनमें दिलचस्पी रखते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है हमें बुलंद हौसला रखना चाहिए, और जो नए मौक़े पैदा हुए हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने दूसरा सवाल पूछा है कि पहले हमें पुरुमीद होना चाहिए, कि हर दौर के लिए हमें पुरुमीद होना चाहिए। आपने अपने इब्तदाई में ये कहा था कि दोहा और इस्तांबुल में जो पहले 2 फेजेस हुए हैं जिसमें हमारे मुज़ाकरात हुए वो नाकाम रहे। मैं समझता हूँ कि दोहा से बड़े मुस्बत पैगाम आए थे, लेकिन इस्तांबुल में उलझ गए, क्योंकि उस वक्त तकनीकी मामलात थे और अफ़गानिस्तान का जो वफ़द था उसे इजाज़त नहीं थी काबुल या कंदहार से कि वो किसी मुआहदे के ऊपर दस्तखत करे। अब ये तीसरा मरहला है। इसकी खूबी सिर्फ ये है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ कि इस वक्त पस मंज़र बहुत गंभीर है, क्योंकि न सिर्फ दूसरे दौर के बाद नफ़रत अंगेज़ बयानात का तबादला हुआ है, इश्तियाल अंगेज़ बयानात का तबादला हुआ है, बल्कि एक सोशल मीडिया के ऊपर जंग हुई है, और अफ़गान इंतहा पसंद जो है उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान के नए नक्शे जारी कर दिए। तो इसका जो तनाजुर है वो कोई इतना मुस्बत नहीं, लेकिन इस वक्त 2 इंटेलिजेंस चीफ्स एक दूसरे के आमने सामने हैं जी। और इस जो हमने करना है वो 3-4 चीज़ें करनी है। उसमें ये कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जितनी पनाहगाहें हैं उनको ख़त्म करना है, और इसे तस्लीम करना है कि ये एक पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए इन द लॉन्ग रन
ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है और इसे जो है इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब वो ये मासूम बन के ये नहीं कह सकते कि हमारा उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं। उसके बाद जो मरहले आते हैं वो निगरानी के आते हैं, तस्दीक के आते हैं, जो भी हमारा मैकेनिज़्म बन जाए। और फिर जो इनमें से जो फ़रीक़ैन में से जो भी कोई उसकी वायलेशन करेगा उस माहिदे की, तो उसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जाएगी और उस सज़ा के ऊपर किस तरीके से अमल दरामद किया जाएगा और उसके ज़ामिन कौन से होंगे। क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बराह रास्त इसको यकीनी बनाएंगे या दूसरी क़ुव्वतें होंगी, मसलन अभी जो कतर और तुर्की है, या उसके अलावा चीन, रूस और अमेरिका भी शामिल होंगे। तो हमें पुरुमीद रहना चाहिए। ठीक है, मायूसी के बादल छाए हुए हैं और उसके बाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जंगबंदी होती है, किसी भी तरीके से आप आमादा कर लें अफ़गान तालिबान को, और उसके बाद दहशतगर्दी के सारे ठिकाने और तरबियत गाहें जिनकी हिंदुस्तान पुष्टपनाही कर रहा है, उनको अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो पाकिस्तान की फतह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब कि आप हमारे साथ और इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। बात यही है कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ है, मगर देखना ये होगा कि इससे कोई पायदार नतीजा निकलता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जो कि पूरी दुनिया पर आया है कि वो अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान अमन मुखालिफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और उस पर किसी किस्म का कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।